हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 2023 का, यानी कि जो रिसेंट में आपका एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे पैटर्न किस प्रकार से आपके पास आया है, क्योंकि आप एक बार बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं। तो अभी आपने देखना क्या है कि पैटर्न आप काफी हद तक जानते हैं। एक बार देखेंगे क्वेश्चन कैसे आए हैं, कितने नंबर के आए हैं, और ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो किस चैप्टर से आए हैं या किस टॉपिक से आए हैं, ये चीजें हम यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, एक बार आप पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं या जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं वो नोट करते रहेंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे आप नोट करेंगे, उस टॉपिक को आप घर से पढ़ के लेके आएंगे। रिलेटेड जो टॉपिक होंगे, रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे होंगे उससे वो भी आप नोट करेंगे। तो खाली बच्चा कोई नहीं बैठेगा, सारे अपनी कॉपी निकाल करके बैठेंगे, क्वेश्चन नोट करते रहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन पेपर देखते हैं। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है वो है 2023 का। ठीक है, टोटल जो आपके पास पूर्णांक आते हैं, यानी कि जो पेपर आपके पास आता है वो 70 नंबर का आता है, ये सारे बच्चों को पता है। इसमें से 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में भी आपके नंबर डिवाइड होते हैं, ये आपको पता होगा कि आप सबसे पहले अलग अलग जो नंबर होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आपने फाइल बनाई है उसके कुछ नंबर होंगे, आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है उसके कुछ नंबर होंगे, आपने वाइवा दिया है उसके कुछ नंबर होंगे। ऐसे करके 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपका होगा और 70 नंबर का पूरा पेपर आपके पास आता है। आपको कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि पूरे जो प्रश्न आपके पास आएंगे वो हैं 28 क्वेश्चन। ये लाइन आपने देखी, इसमें कुल कितने प्रश्न हैं? 28 प्रश्न हैं, जिनमें कि आपको सारे ही क्या करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं, सारे ही क्वेश्चंस आपको करने होंगे। और कुछ क्वेश्चन आपको और करके दिए गए होंगे, जैसे कि अथवा करके दिए जाते हैं कि आपको एक प्रश्न है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो आप दोनों में से क और ख करके आपको दिया गया है, आप दोनों में से कोई एक प्रश्न वहां पर कर सकते हैं जो भी आपको आ रहा है या आप जानते हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक बार एग्जाम दे चुके हैं जब आप 10th में थे। अब आपको बाकी सारे जो नीचे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि आपको नंबर कितने दिए गए हैं, जैसे कि आपको अगर बहुविकल्पी प्रश्न है वो कितने नंबर के होंगे, जो 2 नंबर के प्रश्न आपके पास आ रहे हैं उसमें आप कितने शब्दों में अपना आंसर लिखेंगे। तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लेंगे। सबके पास पेपर होगा, आप अपने सीनियर से पेपर ले सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शन आप घर पे एक बार पढ़ लेंगे। हम स्टार्ट करेंगे सीधे अपने क्वेश्चन से। चलिए, तो सबसे पहला जो प्रश्न आपके पास है वहां पर आपके पास एमसीक्यूज आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे आप कहते हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। क्या होता है बहुविकल्पी प्रश्न में? एक आपके पास स्टेटमेंट आ गई है और 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, सही जो ऑप्शन होगा उसे आपको चूज करना है। तो आपको कहा गया है डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, यानी कि द्विनिषेचन की क्रिया किन में पाई जाती है? ऑप्शन आपके पास है शैवाल यानी कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स में, अनावर्त बीजी में यानी कि जिम्नोस्पर्म में, या आवर्त बीजी में एंजियोस्पर्म में। अब आप आंसर कौन बच्चा मुझे बताएगा? जीआईसी ओडली। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चे, अपना नाम बताइए। मेरा नाम किरण है। किरण, ये बताइए आपको क्वेश्चन समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताइए आपने क्वेश्चन पेपर देखा है अभी तक कोई? हाँ। ठीक है, देखा है। तो जैसे कि मैंने हाँ, कहा एक है कि बार देखा। ठीक है, आप कौन सी क्लास के? 12th के होंगे सारे बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो आपने जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आपको करना क्या है, जो ऊपर निर्देश दिए हैं वो एक बार आप पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन सबसे पहला दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अलग अलग खंड आपके पास आते हैं क ख ग करके। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 का क है वो 1 नंबर का है आपके पास। स्टेटमेंट पढ़िए, आपको कहा गया है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है यानी कि द्विनिषेचन है वो किस में पाया जाता है। ऑप्शन आप अपना चूज कीजिए कि सही आंसर क्या होगा आपका। मैम आवर्त बीजी में चौथा आंसर। आवर्त बीजी यानी कि जिसे आप एंजियोस्पर्म कह रहे हैं। यस मैम। ठीक है, चलिए, अब आप में से मुझे ये बताइए कि जीआईसी ओडली, क्या किरण ने सही आंसर दिया है? कितने बच्चों को लग रहा है कि किरण ने सही आंसर दिया है? हैंड रेज कीजिए।
ठीक है, सारे बच्चों को लग रहा है। तो किरण बैठिए। GIC ओखला खाल, बच्चे माइक लीजिए अपना। ये आंसर है किरण का, ठीक है। बच्चे नाम बताइए अपना। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जानवी सिमाल। ठीक है जानवी। बच्चे अपना आंसर बताइए। अनावृत बीजी में। ठीक है, अब मुझे ये बच्चा, सबसे पहले तो ये बात है कि किरण ने और जानवी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा एंजियोस्पर्म, यानी कि आवर्त बीजी में, ठीक है, एंजियोस्पर्म में। अब मुझे ये बताइए कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उस क्या होता है, वो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन बताइए, क्या होता है फर्टिलाइजेशन। जानवी, निषेचन की परिभाषा बताइए मुझे। चलिए मुझे ये अच्छा ठीक है, GIC ओडली, बच्चे माइक ऑन कीजिए अपना। हेलो मैम। ठीक है किरण, आंसर दीजिए अपना। मैम निषेचन का आंसर परिभाषा। हाँ, निषेचन की परिभाषा। मैम मेल और फीमेल गेमेट्स मिलते हैं तो निषेचन होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और द्विनिषेचन में क्या होता है। मैम 2 बार निषेचन होता है। हाँ, 2 बार निषेचन होता है, लेकिन क्या एक ही जगह पे होता है क्या सेम, यानी कि यहाँ पर भी मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज हो रहे हैं, या फिर यहाँ पे कुछ अलग सा हुआ जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था। 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। तो 2 मेल गैमिट अब क्या कहाँ कहाँ फ्यूज होंगे। एक्स। एक्स से, एक मेल गैमिट तो एक्स से हो गया, दूसरा कहाँ से होगा। चलिए बच्चे आप बैठिए। GIC, हाँ रिपीट कीजिए एक बार। पूरा न्यूक्लियन। बच्चे थोड़ा जोर से कहिए, माइक को पास रखिए। पोलर न्यूक्लियाई आपने कहा, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बैठिए। GIC ओखला खाल, माइक लीजिए अपना, माइक अपने पास ही रखना है। GIC ओखला खाल, माइक लीजिए अपना जल्दी से। ठीक है, जानवी बच्चे, अभी हमें किरण ने बताया है निषेचन किसे कहते हैं, तो बताइए मुझे क्या बताया किरण ने हमें। जानवी, आपको मेरी आवाज आ रही है। नहीं आई थी। अभी आ रही है। किरण की आवाज साफ से नहीं आई थी, सुना नहीं मैंने। ठीक है, चलो मैं आपको बताती हूँ कि निषेचन किसे कहते हैं। आप लोग सारे नोट डाउन कीजिए। और डबल निषेचन हम यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, ठीक है, इस डायग्राम के द्वारा हम देखेंगे डबल निषेचन किसे कहते हैं। बैठिए नीचे और नोट कीजिए, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगी। निषेचन सिंपल सी बात है, मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन को हम निषेचन कहते हैं, यानी कि नर और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई फर्टिलाइजेशन की, हो गया। नर और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। चलिए, ये निषेचन की बात आपने कर ली है। अब डबल निषेचन, जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि द्विनिषेचन है, वो कैसे होता है। देखिए, आपने कहा ये तो यहाँ पर है, ये वाली जो सेल है ये है फीमेल गैमेट, यानी कि मादा युग्मक, और ये दो आपके पास आते हैं मेल गैमेट। अब आप इतना ध्यान रखिए कि मेल गैमेट कहाँ होंगे, पॉलन ट्यूब में होंगे, पराग नलिका में होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, जब हमने चैप्टर पढ़ा था हमने पूरा डायग्राम यहाँ पर देखा था कि किस प्रकार से जो मेल गैमेट हैं वो कहाँ होंगे, फ्यूज होंगे। तो हमने कहा इनमें से जो एक मेल गैमेट है वो तो यहाँ पे फ्यूज हो गया है, ठीक है, यहाँ पे फ्यूज हो गया है। कहाँ पे, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो गया है। इसे आपने कहा कि ये क्या है, यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया हो गई है, ठीक है। जो दूसरा गैमेट है, जो ये वाला गैमेट है, ये यहाँ पर जो आपके पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, केंद्रक होते हैं, यहाँ पर इनके साथ फ्यूज हो जाता है, जैसे कि हमें किरण ने बिल्कुल सही बताया था। अब इसे आपने क्या कहा कि ये यहाँ पर क्या हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ और डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ। GIC द्वारी पहनो, आपको समझ आया डबल फर्टिलाइजेशन। हेलो बच्चे, अपने नाम क्या बताया था अपना। अंजलि। तो अंजलि ये बताइए कि जो गैमेट होते हैं, गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा।
बच्चे गैमीट यानी कि युग्मक, कोई भी युग्मक हो सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो युग्मक है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा। मैम अंजलि? लेडीज में XX और जी मैम। हाँ ठीक है, कहिए। मैम मैम लेडीज में XX और जेंट्स में XY। बच्चे ये आप सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि देखिए, सबसे पहले ये बताइए कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो टोटल नंबर होते हैं क्रोमोसोम के, गुणसूत्रों के, वो कितने होते हैं, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं हमें। मैम 46। 46 क्रोमोसोम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं या हमारी हर एक सेल में पाए जा रहे हैं या हर एक कोशिका में पाए जा रहे हैं। हर कोशिका में मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हमारी हर एक कोशिका में 46 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। अब आपको ये बताने कि जब गैमीट बने थे, जब युग्मक बने थे, तब वहां पर जो क्रोमोसोम का नंबर था वो कितना था। 23 में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कितना था, 23 था। अब 23 अगर क्रोमोसोम हमारे पास हैं तो हम इसे हैप्लॉइड कहते हैं या डिप्लॉइड कहते हैं। हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कहते हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो अंजलि आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, ठीक है। चलिए बैठिए। चलिए अगला जो हमारे पास प्रश्न आता है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 1 ही आपके पास चल रहा है, उसका ग जो आपके पास आता है वो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा। आपको क्या कहा गया कि द्विनाम पद्धति में आधुनिक मानव का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है। कौन बच्चा मुझे बताएगा। चलिए ये आप सबको आता है, इसीलिए हम अगले प्रश्न पे चलेंगे, ठीक है। सबको आता है। चलिए कोई भी बच्चा माइक लेके मुझे बताइए। होमो सेपियन। ठीक है, वेरी गुड। GIC उखलाखाल। बच्चे आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे मुझे, ठीक है। मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ बच्चे अपना नाम बताइए। जानवी। जानवी, अच्छा आंसर जानवी ने दिया है, ठीक है। चलिए ठीक है, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए अपना। आपको कहा गया कि जो प्रतिजैविक का निर्माण होता है एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय, किससे होता है एंटीबायोटिक्स का निर्माण। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, क्या विटामिन द्वारा। हाँ बच्चे कहिए, कहिए जानवी। सूक्ष्म जीवियों द्वारा। सूक्ष्म जीवों के द्वारा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, ठीक है। अगला जो प्रश्न आपके पास है उसमें आपसे कहा गया है निम्न में से कौन ट्रांसजेनिक एनिमल है या है। इनमें से आपके पास आपको ये बताने कि ट्रांसजेनिक एनिमल कौन है। कौन मुझे आंसर देगा। मैम भेड़। भेड़, ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब जानवी ने पढ़ाई शुरू कर दी है। चलिए बच्चे अपना नाम बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। मेरा नाम दीपक गुड है। आफ्टरनून दीपक। दीपक क्वेश्चन आपने पढ़ा, Yes, ma'am. ठीक है। तो आपका हाँ आंसर जी क्या होगा। मैम, इसका आंसर होगा कांटों में। कांटों में, वेरी गुड। स्पाइंस में, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बैठिए। अगला प्रश्न आप देखिए, जिसमें आपको कहा गया क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 के भाग चल रहे थे, जिसमें आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो दिए गए थे। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं, जिसमें आपको कहा गया है लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। कौन बच्चा मुझे बताएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये जो आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स उनमें रिप्रोडक्शन जब आप पढ़ रहे थे तो आप पढ़ रहे थे कि गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसमें आपके पास ये क्वेश्चन आया था। तो कौन आंसर देगा मुझे। क्या कहते हैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो लघु बीजाणुधानी है, उसकी सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। GIC महादेव चट्टी। बच्चे माइक लीजिए अपना। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम अंकित है। गुड आफ्टरनून अंकित। चलिए बच्चे अपना आंसर बताइए। टेपिटम। टेपेटम, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका जो आंसर है वो है टेपेटम। अब मुझे ये बताइए कि इसका कार्य क्या होता था, फंक्शन क्या था इसका, क्या काम कर रहा था ये। परागकणों को पोषण का कार्य। वेरी गुड, बहुत अच्छी। इनका काम था कि जो परागकण जो अंदर बन रहे हैं, जो माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, उनका क्या करना, पोषण देना। इसके अलावा कौन कौन सी Yes, ma'am. लेयर्स थी यहाँ पे।
एपिडर्मिस थी, एंडोथीसियम। एंडोथीशियम थी, मिडिल लेयर थी। हाँ ठीक है, हाँ। वेरी गुड। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको बट करना क्या है। इस क्वेश्चन में जो आपका जो एंथर है, एंथर का टीएस आपने देखा था इस प्रकार से, इस प्रकार से आपने कट जब किया था तो आपको 4 लोब मिले थे। तो 4 लोब कैसे मिले थे? ऐसे मिले थे, जिसमें आपने कहा था इन्हें थीका कहा था। इसके अंदर इस प्रकार से आपको संरचना मिली थी, जिसे आपने क्या कहा था? माइक्रोस्पोरेंजियम कहा था। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपके पास क्या आया था? माइक्रोस्पोर मदर सेल आई थी, और उसी माइक्रोस्पोर मदर सेल में फिर डिवीजन हुए थे और पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ था। देखिए हम बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चंस को देखने कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं। आपको करना क्या है, जाएंगे और जो भी ये पूरा क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो यहाँ पे पॉलिन ग्रेन है उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। आपने डायग्राम के थ्रू ये पढ़ना है, आपकी बुक में दिया गया है, पूरी प्रोसेस दी गई है, अलग अलग आपको इमेजेस में दिखाया गया है कि पहले स्टेप में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ। ठीक है, कर लेंगे ये सारे बच्चे। चलिए आप अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें आपसे कहा गया है कि सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का उत्परिवर्तन है। कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है? कौन आंसर देगा? अंकित आपको आंसर करना है, ठीक है, माइक ऑन कीजिए अपना। हेलो। हाँ जी बच्चे, आंसर दीजिए अपना। पॉइंट म्यूटेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छी। इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा पॉइंट म्यूटेशन। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि म्यूटेशन किससे कहते हैं? उत्परिवर्तन। हाँ, तो उसमें होता है, उत्परिवर्तन होता क्या है? अगर आपसे कहा गया कि उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, तो आप मैम, कैसे? जीन का सही आनुवंशिक विकार में। अच्छा, इसमें होता क्या है? हमने कहा कि म्यूटेशन हो रहा है। देखिए म्यूटेशन का अगर आप सिंपल सा मतलब देखेंगे तो होता है कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, क्या है जेनेटिक मटेरियल हमारा? क्या है जेनेटिक मटेरियल? डीएनए। डीएनए। ठीक है, अब बच्चे मुझे एक बात बताइए कि डीएनए और जीन में क्या अंतर है? जीन डीएनए में पाए जाते हैं। जीन डीएनए में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे कहा गया कि परिभाषा दीजिए जीन की, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जीन है वो डीएनए में पाए जाते हैं। देखिए हमने कहा कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है, इस प्रकार से हमारा डीएनए होता है, ठीक है। अब होता है क्या है कि डीएनए का वो पार्ट, डीएनए का वो पोर्शन जिससे आरएनए का निर्माण हुआ, और इस आरएनए से एक प्रोटीन का निर्माण हुआ, ठीक है। और ये प्रोटीन अब क्या कर रही है? किसी कैरेक्टर के लिए, किसी गुण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैरेक्टर, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बात की है, हमने कहा कि आपकी आंखों का कलर, आपकी आई कलर, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपकी आंखों का कलर ब्राउन है। हमने कहा कि डीएनए का एक पार्ट, डीएनए का एक सेगमेंट जिससे आरएनए का निर्माण हुआ, उस आरएनए से प्रोटीन का निर्माण हुआ, और उस प्रोटीन से आपकी जो आंखों का कलर है वो क्या हो रहा है? रेगुलेट हो रहा है, यानी कि आपकी आंखों के कलर के लिए डीएनए का एक छोटा सा पार्ट क्या है? उत्तरदायी है। उस डीएनए के पार्ट को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। हमने कहा जो आपका डीएनए है, इतने से लेके इतने तक का जो पार्ट है, उससे आरएनए बनी, उस आरएनए से प्रोटीन बनी, और ये प्रोटीन आपकी आंखों के कलर के लिए जिम्मेदार है, यानी कि ये प्रोटीन एक गुण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो डीएनए के उस पार्ट को हमने जीन कहा। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जीन क्या है? जीन डीएनए का एक पार्ट है, डीएनए का एक सेगमेंट है जो किसी कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी है, जो किसी गुण के लिए उत्तरदायी है। आप क्लियर है कि क्या डिफरेंस है डीएनए और जीन में? चलिए अंकित, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ अंकित के लिए नहीं है, सबके लिए है। जीआईसी ओखला खाल, बच्चे आप लोग क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, आप लोग अपना ही काम कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो उसका आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे ये है कि जो डीएनए है वो किन चीजों से मिलकर के बना होता है? जो आपका जेनेटिक मटेरियल है किन किन चीजों से मिलकर बना है? ये क्वेश्चन आपका है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कौन आंसर देगा? नोट कीजिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे। अंकित, बच्चे आप आंसर देंगे?
मैम पेंटोस शर्करा, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट समूह। ठीक है, चलिए बैठिए। जीआईसी ओखला खाल, आप लोग माइक लीजिए अब। क्या नाम है आपका? अनामिका। अनामिका, क्या काम कर रहे हो? मैम कुछ मैम क्वेश्चन नोट कर रहे थे। कौन सा क्वेश्चन नोट किया आपने? डीएनए किससे बना होता है, मैं ये एक नोट कर रही थी। किससे बना होता है? ठीक है, आपने आंसर नोट किया। अंकित ने हमें आंसर दिया है पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है, नाइट्रोजनी नाइट्रोजन, ठीक है। और आप तो पीछे देख रहे हैं बच्चे, कॉपी में पढ़ के बताइए आपने क्या नोट किया है। यहाँ पे आप पेपर देखिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, और देखिए कि आप क्वेश्चन के आंसर कैसे कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आपके साथ के बच्चे आंसर कर रहे हैं, और आप सारे बच्चे, पूरी क्लास कुछ काम कर रही है। कौन मुझे आंसर देगा? डार्विन फिंचेस कहाँ पाई जाती है? बच्चे जल्दी बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। जीआईसी दोन परेवा, बच्चे आप लोग माइक लीजिए अपना। यस मैम। बच्चे आपने अभी तक जो क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व किए हैं वो आपने नोट किए हैं? यस मैम। ठीक है, तो आपके लिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आपको ये बताना है कि डार्विन फिंचेस कहाँ पाई जाती है। मैम गोलोपांगोस द्वीप में। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। नाम क्या है आपका? नीरज। नीरज, नीरज बहुत अच्छे। चलिए बैठिए बच्चे, ठीक है। आपको करना, सारे क्वेश्चन नोट नहीं करने, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो आपको नोट करने हैं, और उसे आप घर से पढ़ के लेके आएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बहुत इजी है। एड्स की फुल फॉर्म आपको बतानी है। क्या है एड्स की फुल फॉर्म? जीआईसी ओखला खाल, कितने बच्चों को आता है? हैंड रेज कीजिए, जानवी के अलावा। अच्छा ठीक है, तो क्या है, आप सबको आता है, आपने कहा एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये सारे बच्चों को पता है। कुछ क्वेश्चन आपके ये हैं कि जो आपके सिलेबस से हट गए हैं, वो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, अब जो क्वेश्चन आपके पास आया है, क्वेश्चन नंबर 8, इजी क्वेश्चन है। आपसे कहा गया कि भ्रूणीय विकास में अपरा द्वारा उत्पादित किन्हीं दो हार्मोन्स का नाम लिखिए, यानी कि राइट द नेम ऑफ एनी टू हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो जो प्लेसेंटा है वो कौन कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा, कौन कौन से हार्मोन्स को स्रावित करेगा? कितने बच्चों को पता है? ठीक है, जीआईसी द्वारी पैनो, बच्चे आंसर दीजिए अपना। जीआईसी द्वारी पैनो, बच्चे आंसर दीजिए अपना, माइक ऑन कीजिए। जीआईसी दून परेवा, बच्चे माइक लीजिए अपना। अंकित, चलिए आंसर दीजिए अपना। मैम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। वेरी गुड, बहुत अच्छे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। इसके अलावा और भी हार्मोन्स होते हैं, तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में। आपको इतना सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उन हार्मोन्स के नाम लिखिए जो कि यहाँ पर प्लेसेंटा स्रावित कर रहा है, ठीक है, पढ़ लें। आपने कहा हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्लूड्स ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG जिसे आप कहते हैं, पढ़ा होगा आपने। बैठिए आप बच्चे, बैठिए, बैठ जाइए आप, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा आपने कहा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL जिसे आप कहते हैं, एस्ट्रोजन आ गया, प्रोजेस्टेरोन आ गया है, रिलैक्सिन आ गया है, ठीक है। क्या क्या आपने बात की? आपने कहा गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा द्वारा उत्पादित हार्मोन में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है, HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन यानी कि HPL है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सिन शामिल है, ठीक है। पता चल गया आपको कि प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपने फटाफट से वहां पे नाम लिख देने। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 पूछे थे, ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, जितने भी हार्मोन यहाँ पे प्लेसेंटा स्रावित कर रहा है, उनके सबके नाम आपको पता होने चाहिए। चलिए
अब देख लेते हैं कि ये जो हार्मोन्स यहाँ पर निकल स्रावित हो रहे हैं, इनका फंक्शन क्या क्या है। आपने कहा ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन गर्भावस्था के शुरुआती चरणों के दौरान कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने में मदद करता है। अब कार्पस ल्यूटियम क्या है, आपने जब पढ़ा था, जब आप देख रहे थे कि गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है जब फीमेल में, ठीक है, जब आपने कहा कि फीमेल में गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तब आपने लास्ट की स्टेज में कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्या फंक्शन होता है कॉर्पस ल्यूटियम का, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पर खत्म हो जाती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं वो क्वेश्चन आप नोट करते रहिए। अगर आपको नहीं आते हैं, आपको करना क्या है, घर जाके उन्हीं ऑप्शन को, उन्हीं टॉपिक को आपको दोबारा से पढ़ना है। अगला आपको बताया गया है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन प्रमोट्स द मैमरी ग्लैंड्स ग्रोथ फॉर लैक्टेशन। ठीक है, मानव अपरा लैक्टोजन का क्या फंक्शन होगा, स्तनपान के लिए स्तन ग्रंथि के विकास को बढ़ावा देना, नाम से ही पता चल रहा है लैक्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा एस्ट्रोजन हार्मोन्स हेल्प्स द यूट्रस ग्रो। एस्ट्रोजन यहाँ पे कर क्या रहा है, गर्भाशय को बढ़ाने में मदद कर रहा है। मेंटेन द यूटेराइन लाइनिंग एंड रेगुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ अदर हार्मोन, यानी कि गर्भाशय की परत को बनाए रखता है और अन्य हार्मोन के उत्पादन को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, आपने कहा प्रोजेस्टेरॉन हेल्प्स इन थिकनिंग द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड प्रोवाइडिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट टू द फीटस ड्यूरिंग डिलीवरी, relax the pelvis and widens the cervix। आपने कहा प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय के दौरान गर्भाशय की परत को मोटा करने और भ्रूण को सहायक वातावरण प्रदान करने में मदद करता है। और रिलैक्सिन क्या करेगा, प्रसव के दौरान ये क्या करेगा, जो यहाँ पे पेल्विस होता है उसे क्या करता है, उसे वाइड करने में मदद करता है। तो आपने क्या कहा कि प्लेसेंटा से कितने हार्मोन रिलीज हो रहे हैं और उन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है, हर एक हार्मोन का फंक्शन देख लिया आपने। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो यहाँ पर यूट्रस होता है उसकी लाइनिंग के जो नाम होते हैं, यूट्रस के आपने अलग अलग लेयर के नाम पढ़े हैं, 3 प्रकार की लेयर पढ़ी थी आपने, क्या क्या नाम होते हैं, कौन मुझे बताएगा। जीजीआईसी भनबोलपुर, बच्चे आप बताएंगे। जीआईसी रीठा खाल, बच्चे माइक लीजिए अपना। कौन मुझे बताएगा यूट्रस की जो वॉल होती है, 3 प्रकार की वॉल आपने पढ़ी थी, 3 प्रकार की लेयर आपने पढ़ी थी, क्या क्या नाम होता है उनका, कौन बताएगा। जीजीआईसी भनबोलपुर, बच्चे माइक ऑन कीजिए अपना, बच्चे जल्दी माइक ऑन कीजिए अपना, किसी को आता है तो हैंड रेज कीजिए। जीजीआईसी भनबोलपुर आता है तो हैंड रेज कीजिए। जीआईसी रीठा खाल कितने बच्चों को आता है। देखिए 3 प्रकार की लेयर आपने पढ़ी थी, पेरीमीट्रियम है, मायोमेट्रियम है और एंडोमेट्रियम है। ठीक है, एंडोमेट्रियम को तो आप सभी जानते हैं, एंडोमेट्रियम का आपने डायग्राम भी देखा था इस प्रकार से। इस प्रकार की देखी थी आपने एंडोमेट्रियम। इसी के टूटने से हमने बोला था कि क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। ठीक है, आया समझ में। तीनों लेयर के क्या क्या नाम है, आपने कहा पेरीमीट्रियम में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी, ठीक है, जो बीच में होगी उसे आपने क्या कहा था, मायोमीट्रियम कहा था, और जो सबसे अंदर होगी उसे आपने क्या कहा था, एंडोमीट्रियम कहा था। ठीक है, तीनों लेयर के नाम आप याद हो जाएंगे, आप साथ साथ में नोट करते रहिए, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। चलिए अगला जो प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9 और 2 नंबर का प्रश्न आपके पास था, तो कहा गया था अनुलेखन तथा अनुवादन में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। क्या अंतर होता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में, सबसे पहले पढ़ लेते हैं टेबल में हमें क्या क्या डिफरेंस बताया गया है, उसके बाद आप इमेज भी देखेंगे। ठीक है, आपने क्या बात की, आपने कहा इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जो ट्रांसक्रिप्शन है वो जीन एक्सप्रेशन का पहला स्टेप होता है, पहला चरण होता है, और ट्रांसलेशन क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो पहले होगी, ट्रांसलेशन की बाद में होगी। अब होता क्या इसमें, आपने कहा ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन सिंथेसाइज आरएनए कॉपीज फ्रॉम डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, डीएनए से आरएनए बना। आपने कहा
ये है डीएनए, इससे क्या बना, आरएनए बना। ये तो हुआ किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में। अब ट्रांसलेशन में आपने क्या कहा, आपने कहा ट्रांसलेशन सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम आरएनए कॉपी। अब यहाँ पे आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, अंतर आप देखिए दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पर आपको बताया गया है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें आपने कहा ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। तो क्या हुआ, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन को आपने क्या कहा, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ट्रांसलेशन में क्या हुआ, इस आरएनए से, ये जो आपके पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए आया है, अब इस आरएनए से क्या हुआ, आपके पास प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अंतर पता चला दोनों में क्या अंतर है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले पॉइंट पे आपको क्या बता रखा है, आपने कहा ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस में होगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन कहाँ पे, और आपने कहा द ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ट्रांसलेशन कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म। आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है आपके पास, ये पूरा आपके पास न्यूक्लियस है, और इससे बाहर आपके पास क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ न्यूक्लियस में, ट्रांसलेशन हुआ कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। इतनी बात आप सबको पता होगी, साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है, सेल के अंदर की हम बात करें, ये पूरी आपकी क्या है, सेल की बात हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपने कहा ट्रांसक्रिप्शन यूज आरएनए पॉलीमर्स एंजाइम्स टू मेक कॉपीज ऑफ आरएनए। यहाँ पर आरएनए को बनाने के लिए क्या होगा, एंजाइम्स का यूज किया जाएगा। कौन से होंगे, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन में क्या होगा, द ट्रांसलेशन यूज राइबोसोम्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। नेक्स्ट आपने क्या कहा, इट प्रोड्यूस्ड फंक्शनल आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन में फंक्शनल आरएनए बनता है, और ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट आपने कहा हियर द ओनली एमआरएनए इज इन्वॉल्व्ड। आरएनए के अलग अलग टाइप पढ़े हैं आपने, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एमआरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन में एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए तीनों बनेंगे। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको ये देखना है एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों के क्या कार्य हैं। ठीक है, नोट करते रहिए, साथ साथ में जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आपको होमवर्क में करने हैं, तीनों आरएनए के आपको, तभी आपको पता चलेगा कि ये ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एमआरएनए बने और ट्रांसलेशन में तीनों प्रकार के आरएनए बने, तो क्या क्या इनका फंक्शन होगा। लास्ट लाइन आपको बता रही है, ट्रांसक्रिप्शन कैन बी इनहिबिटेड बाय एंटीबायोटिक इनफैक्सिन। ठीक है, यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है उसे रोका जा सकता है एंटीबायोटिक के द्वारा। ट्रांसलेशन कैन बी इनहिबिटेड बाय द एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन। आपको अलग अलग एंटीबायोटिक के नाम दिए गए हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की बात की गई है तो किस एंटीबायोटिक के द्वारा रुक सकती है, और ट्रांसलेशन की बात की गई है तो ये किस एंटीबायोटिक के द्वारा रुक सकती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपने देखा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न जो आपके पास आया है सबसे इजी प्रश्न है, आपको कहा गया है क्वेश्चन नंबर 10 है, और आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, और में क्वेश्चन भी आप अथवा में भी आपके पास है, या तो आप ये वाला सॉल्व कीजिए या तो आप ये वाला सॉल्व कीजिए, दोनों ही बहुत इजी हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन आया है ये आया है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से। आपको कहा गया है मटर के शुद्ध लंबे लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण। सबसे पहले क्या हो रखा है, यहाँ पे मटर का पौधा लिया, कह रहे हैं कि मटर का एक शुद्ध पौधा था, वो कैसा था, लंबा था। तो आपको क्या, जैसे जैसे क्वेश्चन बताता है वैसे वैसे आपको नोट करना है। सबसे पहले कह रहा है कि शुद्ध लंबा पौधा था, यानी कि कैपिटल टी था। फिर आपने कहा लाल पुष्प वाले पौधे, यानी कि पौधा कैसा था, लंबा था, और फूल कैसे थे, लाल थे, तो आपने कहा कैपिटल आर। ठीक है, इसका संकरण कराया गया। ठीक है, इसका संकलन कराया गया कैसे पौधे से, शुद्ध नाटे पौधे से। शुद्ध नाटा यानी कि प्योर कैसा था, ड्वार्फ था। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना था, तो आपने कहा स्मॉल टी। और फूल कैसे थे, सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया गया। तो पौधे में फूल कैसे थे, सफेद थे। तो आप कैसे लिखते हैं, स्मॉल आर से लिखते हैं। ऐसे ही हमने किया था जब हमने मेंडल्स के लॉ यहाँ पर डिस्कस किए थे, तो ऐसे ही हमने किया था। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है F1 वो F2 में किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र का मतलब है कि आपको क्या बनाना है, क्रॉस करवाना है यहाँ पर। ठीक है,
अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, पेरेंट दे रखे हैं, आपको बताना है F1 क्या होगा और F2 क्या होगा। अब आप मुझे ये बताइए कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास पहला तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका पहला जो क्वेश्चन है वो तो ये है, ठीक है, जिसमें आपको क्या पता करना है, मैंने आपको बता दें कि पेरेंट किस प्रकार से। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी आपके लिए है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, आपको क्रॉस करने हैं, F1 बतानी है, F2 जनरेशन बतानी है, ये तो हुआ आपका होमवर्क, ठीक है। ये है पहला प्रश्न। दूसरा अगर आप देखेंगे, आपने कहा लिंग निर्धारण क्या होता है, यानी कि व्हाट इज सेक्स डिटरमिनेशन। मानव में लिंग निर्धारण का उल्लेख कीजिए, रेखा चित्र भी कीजिए, यानी कि मेंशन द सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, आल्सो ड्रॉ अ इनर डायग्राम। आपको ये बताना है कि लिंग निर्धारण क्या होता है और मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आया है, बहुत इजी है। आपको ये बताना है कि जब हम बात करते हैं, आपने कहा कि जब गैमीट का फ्यूजन होता है, गैमीट के फ्यूजन के बाद जो आपके पास संतति आती है उसमें देखा जाता है कि क्या क्या चांसेस हो सकते हैं यहाँ पर, क्या यहाँ पे गर्ल्स ज्यादा आएंगी, यहाँ पे बॉयज ज्यादा आते हैं, तो इस प्रकार की संभावना, किस प्रकार की संभावना हो सकती है, या फिर लिंग का निर्धारण कैसे होता है, यानी कि यहाँ पर मेल होगा या फीमेल होगा, ये किस बात पर निर्भर करता है। तो ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन को आप घर से करके लेके आएंगे, ठीक है। हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो और में भी हमारे पास आते हैं। चलिए, सो क्लास हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया है, तो आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं आप घर जाके उन क्वेश्चंस को वहाँ पर सॉल्व करेंगे, उनसे रिलेटेड टॉपिक भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों ने अच्छा आंसर दिया है, कुछ बच्चे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो आपको करना क्या है, घर जाके क्वेश्चन पेपर देखिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आए हैं या फिर जहाँ पे आपको डाउट लगा है, तो आप उन क्वेश्चंस को फिर से यहाँ पर कर सकते हैं। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।